चलिए हाइब्रिडाइजेशंस के सिलसिले में आगे बढ़ते हैं और एक अगली थ्योरी की बात करते हैं जिसे नाम दिया है VSC-PRT। पूरा नाम वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। कहने का मतलब वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, कौन कौन से इलेक्ट्रॉन पेयर, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, तो इन इलेक्ट्रॉन पेयर्स के बीच में लगने वाला रिपल्शन जो है वो हमें डिसाइड करके बताता है कि ज्योमेट्री कैसे होने वाली है। तो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पेयर्स का रिपल्शन हमें बताएगा कि हम कैसे जमाएं ताकि उनके बीच का रिपल्शन कम से कम हो पाए। अच्छा, इलेक्ट्रॉन पेयर दो टाइप के, या तो आएंगे बॉन्ड पेयर या फिर आएंगे लोन पेयर। बॉन्ड पेयर जो कि बॉन्ड में काम आ गए, और लोन पेयर जो CMI के पास, सेंट्रल एटम के पास फ्री बच गए। उसके पास फ्री बच गए मतलब वो एक पेयर है जिन्होंने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया। जो काम में आ गए वो बॉन्ड पेयर थे और जो नहीं काम में आए वो कहलाएंगे लोन पेयर। अब अगर कहा जाए बॉन्ड पेयर और लोन पेयर में से कौन ज्यादा रिपल्शन मारेगा, तो लोन पेयर फ्री होते हैं, वो सिर्फ एक ही न्यूक्लियस से बंधे हुए हैं, जबकि बॉन्ड पेयर फिक्स्ड हैं, वो दो न्यूक्लियस के बीच से बना हुआ है। इसीलिए इसके रिपल्शन मारने की टेंडेंसी कम और लोन पेयर के रिपल्शन मारने की टेंडेंसी ज्यादा होती है। तो अगर आपको बताना पड़े कि इनका सीक्वेंस क्या होगा, तो रिपल्शन का सीक्वेंस होगा सबसे बढ़िया रिपल्शन लोन पेयर, उसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर, और उसके बाद बॉन्ड पेयर। तो हम क्या कह सकते हैं कि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में से ज्यादा रिपल्शन किसका होता है, लोन पेयर का। नेक्स्ट वन, इसी रिपल्शन की बात में अगर आगे करें, कहा सिंगल बॉन्ड बना था। नेक्स्ट वन, डबल बॉन्ड बना था। सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड में से पूछा जाए कौन ज्यादा रिपल्शन मारेगा, तो देखो क्या कहें। सिंगल बॉन्ड के लिए जब आप काउंट करेंगे तो यहां 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉनों का रिपल्शन, 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉनों का रिपल्शन। यहां 4 और 4 8 इलेक्ट्रॉन रिपल्शन लगा रहे हैं, यहां 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन रिपल्शन लगा रहे हैं। बताओ जरा कहां का रिपल्शन ज्यादा होगा, 8 वाला। और जहां का रिपल्शन ज्यादा होगा वहां का बॉन्ड एंगल बढ़ने लगेगा। तो हम पूछें सिंगल बॉन्ड और मल्टीपल बॉन्ड में से किसका रिपल्शन ज्यादा, तो आंसर होगा सिंगल और मल्टीपल में मल्टीपल वाला ज्यादा रिपल्शन मारता है। तो ऑर्डर क्या बनकर आएगा, सबसे आगे मल्टीपल बॉन्ड, उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, उसके बाद सिंगल बॉन्ड। ये रिपल्शन का सीक्वेंस होगा। क्या कहा, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में से ज्यादा रिपल्शन लोन पेयर का, और सिंगल बॉन्ड और मल्टीपल बॉन्ड में से ज्यादा रिपल्शन मल्टीपल बॉन्ड का। तो सीक्वेंस क्या बनता है, लोन पेयर, उसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर, और उसके बाद बॉन्ड पेयर। नेक्स्ट वन रिपल्शन का सीक्वेंस मल्टीपल बॉन्ड, उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, और फिर सिंगल बॉन्ड। तो ये रिपल्शन है जिनका सीक्वेंस हमने डिफाइन किया। और रिपल्शन के इस सीक्वेंस के हिसाब से आपको कभी बॉन्ड एंगल वगैरह कंपेयर करने पड़े तो ये चीज हमारे काम में आती है। चलिए वापस वहीं पर चलते हैं जो पॉइंट हमने शुरू किया था। बात कर रहे थे VSC-PRT, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। क्या कहेंगे, डिफरेंट पेयर्स जो होते हैं वो बॉन्ड पेयर और लोन पेयर वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। जो सेंट्रल एटम के पास है उनके बीच में रिपल्शन लगता है, और ऐसे जमाना होता है कि उनका रिपल्शन मिनिमाइज हो। अब रिपल्शन कम कब होगा, जब वो दूर रहेंगे, और दूर कब होंगे, जब उनके बीच की डिस्टेंस ज्यादा होगी। तो उनको ऐसे जमाया जाए ताकि उनके बीच का डिस्टेंस मैक्सिमम हो। डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा उनके बीच में लगने वाला रिपल्शन उतना ही कम हो जाएगा। नेक्स्ट वन, एक ज्योमेट्री है जिसको नाम दिया जाता है इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री। इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री क्या होती है, जितने भी इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, मतलब कि दोनों के दोनों बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, उनको जब आप काउंट करेंगे तो उनको काउंट करके जो उसकी ज्योमेट्री निकल के आती है हाइब्रिडाइजेशन के करस्पॉन्डिंग, उसको नाम दिया जाता है इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री। और दूसरा केस अगर हटा दें, मतलब अगर लोन पेयर को हटा दोगे और सिर्फ आप बॉन्ड पेयर्स को गिनोगे, तो उसकी वजह से जो नाम बन के आता है उसको नाम दिया जाता है शेप, स्ट्रक्चर या मोलिकुलर ज्योमेट्री। दो नाम आए हैं। क्या क्या कहा, अगर आपने लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों को जोड़ा है तो उसकी वजह से जो नाम बनेगा उसको क्या नाम देंगे, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री।
और लोन पेयर को छुपा दो, सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड पेयर को गिनो, जितने एटम जुड़े हैं उनके करस्पॉन्डिंग आंसर करना है। तो उससे जो बन के आता है उसको नाम देते हैं शेप, स्ट्रक्चर या फिर मोलिकुलर ज्योमेट्री। तो ये वो ज्योमेट्रीज हैं जिनके बारे में हमें बात करनी होती है। अब इसको काम में लेते हैं और इनके करस्पॉन्डिंग नए नए शेप, स्ट्रक्चर या फिर मोलिकुलर ज्योमेट्री डिफाइन करते हैं। कैसे करना है तरीका समझते हैं। देखो टेबल बनी हुई है, ये VSC-PRT की टेबल है जो हाइब्रिडाइजेशन के अंदर नए नए शेप जो हैं उनको मॉडिफाई करने का तरीका हमें बताती है। कैसे देखिए, सबसे पहले तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितने काम में आ रहे हैं उनके करस्पॉन्डिंग आप हाइब्रिडाइजेशन देख के आंसर कर देंगे। कितने बॉन्ड पेयर, मतलब इसके अंदर सिग्मा गिना जाएगा क्योंकि हम पाई को तो गिनते नहीं हैं, तो ये सिग्मा बॉन्ड पेयर है। इधर की तरफ आप काउंट कर रहे हो लोन पेयर, इनसे फॉर्मूला बन के आएगा और फॉर्मूले के करस्पॉन्डिंग उनका हाइब्रिडाइजेशन होगा। हाइब्रिडाइजेशन देख के अगर आप आंसर करोगे तो उसको तो नाम दोगे आप इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री, और अगर आप लोन पेयर को हटा के काउंट करोगे तो शेप ऑफ स्ट्रक्चर यानी कि शेप ऑफ मॉलिक्यूल या फिर स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल या फिर मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री उसे कहा जाएगा। तो ये वाली चीज है जिसको हमें डिफाइन करना था। शुरू करते हैं। सबसे पहला वाला हाइब्रिडाइजेशन जो होता है उसको नाम दिया जाता है sp। sp में कितने सिग्मा बॉन्ड बनते हैं? 2। उस टाइम पर लोन पेयर कितना है? 0। और सिग्मा के लिए अगर 2 जमाओगे तो 2 को एक लाइन में जमाना होगा, और लाइन में जब जमते हैं तो ज्योमेट्री होती है लीनियर। बॉन्ड एंगल कितने डिग्री का हो गया? 180। ये रहा एग्जाम्पल BeCl2। सेंट्रल एटम था बेरिलियम, 2 क्लोरीन जुड़े थे और स्ट्रक्चर बन के आ गया था लीनियर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाले हाइब्रिडाइजेशंस की बात करेंगे। अगला जो हाइब्रिडाइजेशन होता है उसे नाम दिया है sp2, और sp2 के अंदर सिग्मा होंगे 3 और तब लोन पेयर होगा 0। 3 पे ज्योमेट्री जो बन के आती है उसको नाम देते हैं ट्राइगोनल प्लेनर। ये बन के आ गया, तीनों को जोड़ा और तीनों को जोड़ के जो स्ट्रक्चर बना दिया उसको हमने नाम दे दिया दिस वन इज ट्राइगोनल प्लेनर। तो ये ट्राइगोनल प्लेनर कहलाया। ये रहे एग्जाम्पल BeCl3, बोरोन 1 2 3 और स्ट्रक्चर बन गया ट्राइगोनल प्लेनर। केस को मॉडिफाई करते हैं। मॉडिफाई कैसे किया? अब की बार सिग्मा 2 है और लोन पेयर 1 हो गया। 2 सिग्मा और 1 लोन पेयर होगा तो 2 और 1 3, मतलब हाइब्रिडाइजेशन तो अभी भी क्या रहेगा? sp2। पर अब की बार शेप चेंज करना होगा, जैसे कि SnCl2 टिन, वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, टिन के पास 4। कितने क्लोरीन कंबाइन हुए? 2। एक क्या बच गया? लोन पेयर। 2 तो सिग्मा है और 1 लोन पेयर 3। 3 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन बनेगा sp2, और ज्योमेट्री जो बन के आई थी उसको तो नाम वही देंगे इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री, तो ट्राइगोनल प्लेनर ही कहलाएगी। पर अगर लोन पेयर को मैं छुपा दूंगा तो लोन पेयर को छुपाने के बाद ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखेगा, और ऐसा दिखेगा तो ऊपर तो लोन पेयर लगा है और ये जो शेप बन के आया इसको नाम देते हैं V या फिर बेंट शेप। क्या क्या नाम बनता है? V, बेंट या फिर एंगुलर, ये सारे नाम इसके बन के आ गए। ये अगला केस बना था। नेक्स्ट वन अगले पे चलते हैं। अगला जो हाइब्रिडाइजेशन हमें 4 के करस्पॉन्डिंग निकालना है, हाइब्रिडाइजेशन को नाम दिया है sp3। 4 सिग्मा होंगे, लोन पेयर 0 होगा। 4 का मतलब ज्योमेट्री जो बन के आएगी उसका नाम हम देंगे टेट्राहेड्रल। ये टेट्राहेड्रल हो गया, 4 को जोड़ा हुआ है। CH4 इसका एग्जाम्पल था और ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हमने बना दिया। बॉन्ड एंगल होता है 109.28। पहले वाले में ऊपर की तरफ एक लोन पेयर लगा था, लोन पेयर लगाएगा रिपल्शन, और रिपल्शन लगाने की वजह से जो दोनों एटम पहले दूर थे वो एक दूसरे के पास आएंगे, और पास आने की वजह से बॉन्ड एंगल 120 के रेस्पेक्ट में कम हो जाएगा। नेक्स्ट वन, इसी का अगला केस बनाते हैं। पहले 4 सिग्मा और 0 लोन पेयर था, अब सिग्मा हो गए 3 और लोन पेयर हो गया 1। 3 और 1 4। जैसे अमोनिया, अमोनिया के अंदर सेंट्रल एटम नाइट्रोजन, वैलेंस शेल में होते हैं 5, 1 2 3 और बाकी एक क्या बचेगा? लोन पेयर। तो 3 तो हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे और उसके अलावा 1 बचा होगा लोन पेयर। 3 सिग्मा और 1 लोन पेयर 4, मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp3, और ज्योमेट्री जो इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री है वो तो टेट्राहेड्रल ही है। पर अगर इसको छुपा देता हूँ तो इसको छुपाने की वजह से नीचे की तरफ अब आपको 3 ही चीज़ें दिखेंगी, और अगर नीचे ये 3 दिखेंगे तो 3 का मतलब यहाँ पर क्या बन के आया? पिरामिडल। तो ये पिरामिड बन के आया है, इसीलिए ज्योमेट्री को नाम देते हैं ट्राइगोनल पिरामिडल। नेक्स्ट वन, इसी का अगला केस बनाते हैं। अगले केस में आपकी बार सिग्मा 2 और लोन पेयर भी 2 रख दिए। 2 और 2 का मतलब हो गया 4, मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp3। सेंट्रल एटम H2O के अंदर चेक करोगे तो कौन हो गया है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं 6। 1 2 तो हाइड्रोजन जुड़ गए, बाकी 3 4 5 6 कितने लोन पेयर हो गए? 2।
दो लोन पेयर, दो बॉन्ड पेयर। 4 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp3, और sp3 का मतलब ज्योमेट्री बनेगी टेट्राहेड्रल, वैसा ही है। हाँ, दो जगह पे लोन पेयर लगे हुए हैं, और अगर इन लोन पेयर्स को काउंट कर लेते हैं तब तो ये जो है टेट्राहेड्रल दिखाई दिया। और अगर इन लोन पेयर को छुपा दूंगा तो फिर से वही दो एटम जुड़े हैं, और दो का मतलब इसका शेप क्या कहलाएगा, वी शेप या फिर बेंट शेप या फिर एंगुलर। तो ये वी, बेंट या फिर एंगुलर टाइप का स्ट्रक्चर बना देगा। ये वो बात हो गई। नेक्स्ट वन, इसी में अगला केस बनाने जाओगे तो अब नहीं बनेगा, क्योंकि एक सिग्मा के लिए हाइब्रिडाइजेशन हमें नहीं बताना होता। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन, अगला हाइब्रिडाइजेशन जो हमें काम में लेना है वो है sp3d। चलिए हम sp3d के लिए डिफाइन करते हैं, सिग्मा 5 और लोन पेयर 0। एग्जाम्पल हमने लिया PCl5, सेंट्रल एटम था फॉस्फोरस, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन 5, 1 2 3 4 5, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। तो ये TBP टाइप का स्ट्रक्चर है जिसको हम नाम देते हैं ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ट्रायंगल के बीच का एंगल 120, ये वाला पिरामिड 90, अगला भी 90। 120 के कितने, 3, 390 ऊपर 390 नीचे, कितने 90, 6, और ये पूरा का पूरा बॉन्ड एंगल 180 का, नाम दिया है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। नेक्स्ट वन, इसी में अगला केस बनाते हैं जब सिग्मा 4 हो और लोन पेयर 1 हो जाए। जैसे एग्जांपल लिया SF4 का, सल्फर है, सल्फर के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, कितने फ्लोरीन कंबाइन हुए, 4, 1 2 3 4, और बाकी क्या बचेगा, लोन पेयर। तो 4 तो बॉन्ड बन गए हैं, यहाँ पर बना है 1 2 3 4, और बाकी एक बच गया लोन पेयर। शेप को नाम दिया है सीसो। कैसे बना है, 4 सिग्मा और 1 लोन पेयर 5, मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp3d है। ज्योमेट्री तो वैसी है पर एक लोन पेयर लगने की वजह से शेप का नाम सीसो। कैसे बना होगा, ये सल्फर था, एक फ्लोरीन ऊपर था, एक फ्लोरीन नीचे था, बाकी प्लेन में 2 फ्लोरीन लगे थे और बाकी एक जगह पर लगा हुआ था लोन पेयर। एक पिरामिड, दूसरा पिरामिड, यहाँ पर ये और यहाँ पर लगा है लोन पेयर। ये सीसो शेप है। सीसो एक तरह का झूला होता है, आपने देखा होगा, इस तरह से बना के इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये वो झूला है जिस पर हम बैठ सकते हैं, इधर बैठेंगे तो इधर की तरफ से ऊंचा होगा, इधर बैठेंगे तो इधर की तरफ से ऊंचा होगा, जो गार्डन में लगा होता है। तो इस तरह की ज्योमेट्री होती है जिसको हम सीसो नाम देते हैं। इसके अलावा इसको हम के भी बोल सकते हैं क्योंकि ये के शेप का दिखाई दे रहा है, यहाँ पर लगा है और ऐसा है। इसके अलावा इसको एक और नाम दिया जा सकता है पाई, आप देख सकते हो पाई की तरह इस तरह से बना हुआ है। या फिर एक और नाम होता है डिस्टोर्टेड टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल के अंदर बॉन्ड बनते हैं 4, यहाँ भी बॉन्ड तो 4 ही बने हैं पर एक जगह पर लोन पेयर लगा है, और जो लोन पेयर होगा वो रिपल्शन लगाएगा, और रिपल्शन लगाने की वजह से ज्योमेट्री डिस्टोर्ट हो जाएगी। तो क्या क्या 4 नाम बोले, सबसे पहला नाम बना है सीसो, उसके बाद अगला नाम के, उसके बाद पाई, और उसके बाद डिस्टोर्टेड टेट्राहेड्रल। तो ये 4 नाम हैं जो इसके लिए बोले जा सकते हैं। नेक्स्ट वन, अगला केस जो इसके अंदर आया है उसको मैंने नाम दिया है टी शेप के लिए। कंपाउंड लिखा ClF3। क्लोरीन के वैलेंस शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं 7, कितने फ्लोरीन कंबाइन हुए, 3, 3 फ्लोरीन जुड़ने के बाद कितने लोन पेयर बचे, 2। तो यहाँ पर 3 तो फ्लोरीन जुड़ चुके हैं, ये हो गया 1, यहाँ 2, यहाँ 3, और बाकी ये दोनों क्या बचे हैं, लोन पेयर। 3 सिग्मा है, 2 लोन पेयर है, 5 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन बना है sp3d, और इस शेप को नाम देंगे टी शेप क्योंकि बाकी दोनों तो क्या बचे हुए हैं, लोन पेयर। कैसा बना होगा टी शेप, इसके पास अगर मैं कंपेयर कर रहा हूँ तो मैं कहूँगा यहाँ पर एक फ्लोरीन ऊपर गया, एक फ्लोरीन नीचे गया, और ये प्लेन में लगा, और बाकी दोनों क्या बचे हुए थे, लोन पेयर। शेप को नाम दिया जाएगा, दिस वन इज टी शेप। तो ये टी शेप स्ट्रक्चर कहलाया। अच्छा, एक और लोन पेयर लगा दोगे तो यहाँ भी आ जाएगा, और ये स्ट्रक्चर कहलाएगा लीनियर। लीनियर शेप या फिर मोलिकुलर ज्योमेट्री लीनियर कहलाएगी। कैसे करना है, जैसे कंपाउंड लिखा है XeF2, जिनॉन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 8, कितने फ्लोरीन जोड़ने हैं, 2, 1 2 3 4 5 6 7 8, सिग्मा बने हैं 2 और लोन पेयर है 3। हाइब्रिडाइजेशन बनेगा sp3d, और ज्योमेट्री का नाम वही ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, एक ऊपर एक नीचे, और बाकी तीनों के तीनों क्या हो गए, लोन पेयर। शेप को क्या नाम देना है, लीनियर। काम की बात इसके लिए जो आपने पहले पॉइंट आउट किया था कि इसके अंदर अगर लोन पेयर आए तो उसको आपको प्लेन में लगाना है। प्लेन मतलब इक्विटोरियल लोब्स होते हैं। पिरामिड वाले को एक्सियल कहा जाता है और प्लेन वाले को इक्विटोरियल। तो देख पा रहे हो आप, यहाँ से अगर आप समझेंगे तो आपको पता चल जाएगा, जब पहले सारे बॉन्ड बने हुए थे 1 2 3 4 5 तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, एक लोन पेयर आया प्लेन में
2 लोन पेयर आए प्लेन में, 3 लोन पेयर आए प्लेन में। पहला शेप था ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, फिर बना सीसो, फिर बना टी, और अगली बार क्या बन के आ गया, लीनियर स्ट्रक्चर। अगले केस पर चलते हैं। इसके लिए तो जितनी पॉसिबिलिटीज थी वो बन गई हैं। नेक्स्ट वन, अगला नंबर 6 है और 6 के करस्पॉन्डिंग जो हमें हाइब्रिडाइजेशन बनाना होता है, दिस वन इज sp3d2। sp3d2 के करस्पॉन्डिंग अगर बात करें तो हम कहेंगे 6 सिग्मा बनेंगे और उस टाइम पर लोन पेयर रहेगा 0। ज्योमेट्री का एग्जाम्पल लिया है SF6 सल्फर ऑक्सीजन फैमिली का है। वैलेंस शेल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं सल्फर के अंदर 6, 1 2 3 4 5 6 सिग्मा मतलब sp3d2। और जो ज्योमेट्री बनेगी उसका नाम स्क्वायर बाई पिरामिडल, एक स्क्वायर उसके बाद एक पिरामिड ऊपर और एक पिरामिड नीचे। तो ये जो ज्योमेट्री बन के आई है उसको नाम दिया जाता है स्क्वायर बाई पिरामिडल, या इसी का एक और दूसरा नाम होता है ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टा का मतलब होता है 8 और हेड्रल का मतलब है फेस, कितने फेस बनकर आते हैं 8, इसीलिए नाम दिया है ऑक्टाहेड्रल। नेक्स्ट वन, इसी के अंदर अगला एग्जाम्पल हमने जो लिया है वो है BrF5। चलिए BrF5 को ड्रॉ करते हैं। ब्रोमीन थी एक हेलोजन, वैलेंस शेल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 7, ब्रोमीन के पास 7 थे, कितने फ्लोरीन जोड़ने हैं 5, 1 2 3 4 5, और एक क्या बचेगा लोन पेयर। सिग्मा बनेंगे 5, लोन पेयर 1 होगा, और हाइब्रिडाइजेशन बन के आ गया sp3d2। कैसे बनाया है, 1 2 3 4 5 और एक जगह पर हमने लगा दिया लोन पेयर। शेप का नाम क्या बन के आएगा, एक स्क्वायर बना हुआ है और उसके बाद एक पिरामिड पर लगा है, क्योंकि एक जगह पर तो क्या लगा हुआ है लोन पेयर। शेप का नाम बन के आता है दिस वन इज स्क्वायर पिरामिडल। पूछे कितने 90 डिग्री है, कहेंगे 90 का एक भी नहीं बचा। क्यों नहीं बचा, क्योंकि यहाँ पर लगा हुआ है लोन पेयर, और लोन पेयर का काम है रिपल्शन लगाने का। और जैसे ही ये रिपल्शन लगाएगा, अगर यहाँ पर एक स्क्वायर बना था और नीचे वाले ने अगर इस पर रिपल्शन लगाया, तो इस रिपल्शन लगने की वजह से ये जो है प्लेन के ऊपर की तरफ खिसक गया, और ऊपर की तरफ खिसक गया तो ये 90 खत्म हो गए। अच्छा, ये जो इनके साथ चारों 90 बने हुए थे, अगर ये भी ऊपर आ गए तो वो सारा ही खत्म हो गया। इसीलिए 90 डिग्री का एक भी बॉन्डिंग एंगल इसमें नहीं होता। नेक्स्ट वन, अगला केस लिखा है XeF4। Xe में सेंट्रल एटम कौन हो जाएगा, जिनोन। जिनोन के वैलेंस शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं 8, कितने फ्लोरीन जुड़े हैं 4, किसे जोड़ा होगा 1 2 3 4, बाकी 5 6 7 8, 2 लोन पेयर, 4 सिग्मा और 2 लोन पेयर। 6 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp3d2, और जो शेप बन के आएगा उसका नाम हुआ स्क्वायर प्लेनर। कैसे बना है, 4 फ्लोरीन जोड़ने हैं, यहाँ पर आया 1, इधर 2, इधर 3, इधर 4, बाकी 5 6 7 8। तो ये 2 तो लोन पेयर हैं और बाकी चारों के चारों हो जाएंगे बॉन्ड पेयर। शेप का नाम बनेगा स्क्वायर प्लेनर, क्योंकि लोन पेयर ऊपर नीचे लग गए हैं। क्या कहा था आपसे, इसके अंदर आपको ध्यान नहीं रखना कहाँ पर अप्लाई करना है, इसलिए हम क्या कह पा रहे हैं कि सबसे पहले जो बन के आया था वो तो नाम दिया था स्क्वायर, और कितने पिरामिड लगे थे 2, नाम था स्क्वायर बाई पिरामिडल। एक लोन पेयर आया और इस लोन पेयर ने रिपल्शन मारा, इसकी वजह से शेप चेंज हो गया, और अब की बार जो शेप बन के आया उसको नाम दिया स्क्वायर पिरामिडल। 2 लोन पेयर आए तो एक लोन पेयर आया ऊपर और एक लोन पेयर आया नीचे की तरफ, और जो शेप बन के आया उसको नाम दे दिया स्क्वायर प्लेनर। ये सारे केसेस के लिए हो गए। अगले हाइब्रिडाइजेशन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट जो अगला हाइब्रिडाइजेशन लिखा है उसको हमने नाम दिया है sp3d3। ये रहा sp3d3, के लिए समझना शुरू करते हैं। कब बनता है sp3d3, जब 7 सिग्मा हो और 0 लोन पेयर हो। एग्जाम्पल लिखा है IF7, जरा बना के देखते हैं IF7 को कैसे बनाना है। ये रहा आयोडीन, वैलेंस शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने लिखे गए हैं 7। कैसे लगाने हैं 7, यहाँ पर 1 2 3 4 5, ये पांचों ने मिलकर तो एक प्लेन बनाया है, और प्लेन के अंदर बना है पेंटागन। जिस पेंटागन का बॉन्डिंग एंगल कितने डिग्री का होता है 72। पूछे कितने हो गए 72 के, तो कहेंगे 5। उसके बाद एक पिरामिड पर जाएगा ऊपर की तरफ और एक पिरामिड पर नीचे की तरफ। तो ये जो ज्योमेट्री बन के आएगी उसको हम नाम देंगे दिस वन इज पेंटागोनल बाई पिरामिडल। जो पिरामिड बने हैं वो 90 पर हैं, 5 90 ऊपर और 5 90 नीचे, टोटल बनेंगे 10 90, और ऊपर से नीचे का पूरा बॉन्डिंग एंगल बन के आएगा 180 डिग्री का। इसी का अगला केस बनाते हैं। कंपाउंड लिखा गया है XeF6। चलिए XeF6 बनाते हैं। सेंट्रल एटम Xe बना है, मतलब सेंट्रल एटम हो गया जिनोन। ये रहा जिनोन। वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन जिनोन के पास होते हैं 8। कितने फ्लोरीन जोड़ने हैं 6।
कैसे जोड़े जाएंगे? यहाँ पर आया 1 2 3 4 5 6 और 7 8, 6 तो बने हैं सिग्मा, एक लोन पेयर है, 7 मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp3d3 हो गया। और अगर आप काउंट करेंगे तो एक लोन पेयर लगा है। अच्छा, इस लोन पेयर की वजह से क्या फ़र्क पड़ा? यहाँ पर एक स्क्वायर बना हुआ था, पर इस स्क्वायर में अगर आप देखेंगे तो एक जगह पर लोन पेयर आ गया, एक पिरामिड ऊपर की तरफ जा रहा है, एक नीचे की तरफ जा रहा है, और ये लोन पेयर जो है वो रिपल्शन मारेगा और रिपल्शन मार के इस स्क्वायर को डिस्टोर्ट कर देगा। इसीलिए शेप तो वैसा ही था, पर हाँ नाम देंगे डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल में एक लोन पेयर है जिसने रिपल्शन मार के इसको डिस्टोर्ट किया हुआ है। नेक्स्ट वन, आखिरी एग्जाम्पल जो लिया है उसको हमने नाम दिया है दिस वन इज XeF5 माइनस। क्या समझ कर आए हैं वो आप अभी तक आयंस के स्ट्रक्चर के लिए कि जो भी चार्ज लगाना होता है, अगर ऑक्सीजन नहीं है तो चार्ज को कहाँ पर रख देना है? सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम था ज़ेनॉन, वैलेंस शेल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे 8, माइनस लगा तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 9। अब इसके पास 9 इलेक्ट्रॉन मान के बॉन्ड बनाना है, 5 फ्लोरीन जोड़ने हैं। ये हो गया 1 2 3 4 5, बाकी 6 7 और 8 9, 5 सिग्मा बने हैं, 2 लोन पेयर हैं, 7 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन है sp3d3। और अगर इन लोन पेयर्स को मैं छुपा देता हूं तो उसके बाद ये जो स्ट्रक्चर बन के आया है, 2 लोन पेयर लगे हैं ऊपर नीचे वाले, और बाकी प्लेन में बना हुआ है पेंटागन। शेप का नाम बन के आएगा दिस वन इज पेंटागोनल प्लेनर, क्योंकि एक प्लेन में स्ट्रक्चर बन के आया है, नाम दिया है पेंटागोनल प्लेनर। इस तरह से इंडिकेट किया। तो ये वो सारे केस हैं जो हाइब्रिडाइजेशन के काम में आते हैं। आखिरी वाले एग्जाम्पल में जो नाम देते हैं पेंटागोनल बाई पिरामिडल, पहला लोन पेयर प्लेन में लगाना है तो नाम देना है डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल। 2 लोन पेयर आ जाएं तो एक ऊपर और एक नीचे लगाना है और शेप को नाम देना है पेंटागोनल प्लेनर। इस तरह से बना के इनको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो क्या समझ रहे हैं आप इनसे? ज्योमेट्री जो होती है, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री, वो तो हाइब्रिडाइजेशन के करस्पॉन्डिंग आ जाती है। और अगर शेप की बात करें तो शेप डिफाइन करने के लिए आपको लोन पेयर को छुपाना होता है और जितने बॉन्ड पेयर्स बन के आए हैं उनके करस्पॉन्डिंग उसका आंसर करना होता है। सबसे पहला था sp और 2 बॉन्ड के साथ स्ट्रक्चर बना था लीनियर। 3 पे बनता है sp2 ट्राइगोनल प्लेनर। एक लोन पेयर आने पर बनता है v बेंट या फिर एंगुलर। sp3 के लिए ज्योमेट्री बनती है जिसका नाम होता है टेट्राहेड्रल। अगर एक लोन पेयर आ जाए तो शेप को नाम देते हैं पिरामिडल। 2 लोन पेयर आ जाए तो शेप को नाम देते हैं वी बेंट या फिर एंगुलर। अगला हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3d और sp3d के करस्पॉन्डिंग ज्योमेट्री बनती है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। एक लोन पेयर आने पर नाम दिया जाता है सीसो, के, पाई या डिस्टोर्टेड टेट्राहेड्रल। 2 लोन पेयर आ जाएं तो शेप को नाम दिया जाता है टी शेप। तीसरा भी लोन पेयर आ जाए तो शेप बन जाता है लीनियर। नेक्स्ट वन, अगला हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3d2 और शेप को नाम देते हैं, ज्योमेट्री बनती है इलेक्ट्रॉनिक स्क्वायर बाई पिरामिडल जिसका दूसरा नाम ऑक्टाहेड्रल होता है। रेगुलर ज्योमेट्री है तो शेप, ज्योमेट्री, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री सब सेम है। शेप को अलग से तब बोलना पड़ेगा जब लोन पेयर आएगा। एक लोन पेयर आते ही शेप बन गया था स्क्वायर पिरामिडल, दूसरा लोन पेयर आते ही शेप बन गया था स्क्वायर प्लेनर। अगला होता है sp3d3, ज्योमेट्री का नाम पेंटागोनल बाई पिरामिडल। एक लोन पेयर के साथ बन के आता है डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल और अगर 2 लोन पेयर हो जाएं तो फिर नाम दिया जाता है पेंटागोनल प्लेनर। तो ये तरीका है जिससे कि हम एग्जाम्पल में अप्लाई करके उनका हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हैं। आगे बढ़ते हैं इसी के अंदर। देखो क्या कहा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ स्पीशीज आर आइसोस्ट्रक्चरल, मतलब इनमें से कौन ऐसे हैं जिनका स्ट्रक्चर सेम बना है। स्ट्रक्चर सेम बनने का मतलब आप क्या समझते हैं? शेप आइडेंटिकल हो। शेप मतलब स्ट्रक्चर। चलिए SO2 की बात करें। SO2 में सेंट्रल एटम था सल्फर, वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 6, 1 2 3 4 5 6। हाइब्रिडाइजेशन बना है sp2 और शेप का नाम V शेप। SO3 बनाया, यहाँ पर आया सल्फर 1 2, इधर 3 4, इधर 5 6। इसका शेप कहलाएगा V और वो कहलाएगा ट्राइगोनल प्लेनर, मतलब इन दोनों का शेप सेम नहीं है। हाइब्रिडाइजेशन सेम है पर स्ट्रक्चर सेम नहीं है। SO2 तो अभी अभी हमने ड्रॉ किया है।
कैसा स्ट्रक्चर बनता है SO2 का? ये बन के आता है V, या फिर बेंट, या फिर एंगुलर। अगला देखिए इसी के अंदर H2O सेंट्रल एटम कौन बनेगा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, 1 2 3 4 5 6। शेप का नाम V, या फिर बेंट, या फिर एंगुलर। ये भी V या बेंट, वो भी V या बेंट, और दोनों का शेप सेम है, इसीलिए क्या नाम दिया है? आइसो स्ट्रक्चरल। अच्छा, आपसे पूछे अगर स्ट्रक्चर सेम है तो क्या इनका बॉन्ड एंगल सेम है? अगर मैं कहूं कि इसका बॉन्ड एंगल है θ1 और इसका बॉन्ड एंगल है θ2, क्या दोनों की वैल्यू बराबर हो सकती है? ये sp2 है, वो sp3 है। एक लोन पेयर है, दो लोन पेयर है, मल्टीपल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, सब चीजें लग जाएंगी। sp2 120 था, लोन पेयर के रिपल्शन की वजह से बॉन्ड एंगल थोड़ा सा कम हो गया, और 120 से थोड़ा सा कम होके ये बॉन्ड एंगल जो भी आएगा वो आ जाएगा। वहां पर अगर आप देखोगे तो ये है 109, 109.28 से कम होगा, और ये 120 से कम होगा, तो भी ये ज्यादा होने वाला है। क्या ज्यादा होने वाला है? θ1 की वैल्यू ज्यादा आ रही है θ2 से। दूसरी बात अप्लाई करें, यहाँ पर एक लोन पेयर ने रिपल्शन लगाया था, बॉन्ड एंगल थोड़ा कम हो गया। पहले दोनों लोन पेयर हैं जो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, फिर ये लोन पेयर जो हैं वो इस बॉन्ड पेयर को रिपल्शन मारेंगे, ये एटम नजदीक आ गए, बॉन्ड एंगल और कम हो गया। तीसरी फैक्टर लगाते हैं, मल्टीपल बॉन्ड का रिपल्शन ज्यादा होता है, तो ये वाला रिपल्शन ज्यादा और ये वाला रिपल्शन कम है, ये वाला बॉन्ड एंगल कम और ये वाला बॉन्ड एंगल ज्यादा। तो बॉन्ड एंगल में तो चेंज है, पर हाँ शेप दोनों के आइडेंटिकल बन के आ रहे हैं। अगला देखो, HCF4 की बात करें, जिनोन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। शेप कैसा बन के आया है इसका? दिस वन इज स्क्वायर प्लेनर। XCO4 की बात करूं तो ये रहा जिनोन, यहां पर था 1 2 3 4 5 6 7 8। कैसा शेप बन के आया है? sp3 के करस्पॉन्डिंग इसका शेप कहलाएगा टेट्राहेड्रल। दे आर नॉट आइसोस्ट्रक्चरल। SF4 की बात करते हैं। चलिए, SF4 सेंट्रल एटम कौन था? SF4 में सल्फर। सल्फर के वैलेंस शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, फ्लोरीन जुड़े हैं 4, 1 2 3 4 5 6, और एक लोन पेयर बचा है, 4 बॉन्ड पेयर हैं। शेप का नाम होगा सीसो, या फिर के, या फिर पाई, या फिर डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल। और CH4 की बात करें तो सेंट्रल एटम कार्बन था, 4 हाइड्रोजन जुड़े थे, और 4 हाइड्रोजन की वजह से स्ट्रक्चर बन के आया, जिसको नाम दिया टेट्राहेड्रल। तो सिर्फ एक ही एग्जांपल है जहां पर शेप सेम बन के आया है, जिसको हम नाम दिया है सेकेंड ऑप्शन में। क्या कहेंगे? ऐसे मॉलिक्यूल जो कि सेम शेप रखते हैं वो कहलाते हैं आइसोस्ट्रक्चरल। तो सेम शेप रखने वाले मॉलिक्यूल जो होंगे वो आइसोस्ट्रक्चरल कहलाएंगे, जैसा कि यहां पर इंडिकेट किया था हमने शेप को चेंज करते हुए। आंसर कौन सा हो गया? सेकेंड वन। फिर से देखते हैं अगला पॉइंट। लिखा है कि स्पीशीज जिनका शेप बने लीनियर, एक लाइन में आ रहा है, वी शेप मतलब इस तरह से बना, नेक्स्ट वन टी शेप ये बना, नेक्स्ट वन ट्राइगोनल प्लेनर ये स्ट्रक्चर रहा, स्क्वायर प्लेनर 4 प्लेन में आ गए, पेंटागोनल प्लेनर सब प्लेन में आ गए। मतलब इस तरह के जो स्ट्रक्चर होते हैं उसको हम क्या नाम देते हैं? दे आर प्लेनर स्पीशीज। मतलब ये जो ऊपर कुछ नाम लिखे गए हैं ये प्लेनर हैं, और इसके अलावा जो भी आएंगे वो सब कैसे होंगे? नॉन प्लेनर। कौन कौन सा? लीनियर, एक लाइन में जमा दो। नेक्स्ट वन वी शेप, ये रहा वी शेप, ये ऐसे आता है, जैसे H2O का स्ट्रक्चर है तो वो ऐसा बना हुआ है। आप प्लेन में जमाना चाहेंगे सीधे रख दो, प्लेन में आ गया। नेक्स्ट वन अगला नाम दिया है टी शेप। कई बच्चों को डाउट होता है कि सर टी शेप कैसे प्लेनर हो सकता है? टी शेप आप कैसे बनाते हो? एक को आप नीचे रखते हो, एक को आप ऊपर रखते हो, और बीच में आप ऐसे जमा देते हो, ये टी शेप होता है भाई। बाकी 2 जगह पर क्या लगे होते हैं? लोन पेयर। मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो ये कैसे स्ट्रक्चर बनाया था अपन ने। टी शेप बनाने के लिए एक बॉन्ड नीचे की तरफ, एक बॉन्ड ऊपर की तरफ, और यहाँ पर एक प्लेन में, और बाकी 2 लगे थे लोन पेयर। ये टी शेप था। अब अगर इस टी शेप को प्लेन में जमाना है तो देखो कैसे जमा दिया, ये आ गया प्लेन में। शेप है जो कि प्लेन में आ गया। लोन पेयर ऊपर नीचे जा सकते हैं, तो लोन पेयर से हमें कुछ लेना देना ही नहीं है, हमें तो सिर्फ शेप कंपेयर करना है। तो टी शेप एक प्लेन में आ सकता है, दिस वन इज प्लेनर। अगला जो नाम दिया है वो है ट्राइगोनल प्लेनर। हाँ, ट्राइंगल तो एक प्लेन में आएगा। अगला नाम दिया है स्क्वायर प्लेनर। हाँ, स्क्वायर एक प्लेन में आएगा। अगला नाम दिया है पेंटागोनल प्लेनर। हाँ, एक प्लेन में आएगा।
तो जिनके नाम में ही प्लेनर है दे आर ऑलवेज प्लेनर। अप्लाई करते हैं, देखो जैसे कि इसी के लिए नेक्स्ट वन, आइडेंटिफाई करना इनमें से कौन प्लेनर है और कौन नॉन प्लेनर है। सबसे पहला एग्जांपल लिया SO3 सेंट्रल एटम सल्फर। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं सल्फर के? 6। ऑक्सीजन जोड़ने हैं 3। कैसे जुड़ेंगे ऑक्सीजन? यहाँ पर आया 1 2, उसके बाद 3 4, उसके बाद 5 6, हाइब्रिडाइजेशन बना है sp2 और शेप का नाम होगा ट्राइगोनल प्लेनर। क्या एक प्लेन में आया है ट्राइगोनल प्लेनर? हाँ, तो इसीलिए कहेंगे SO3 कैसी स्पीशीज हो गई? प्लेनर। अगला एग्जाम्पल लीजिए अमोनिया। सेंट्रल एटम अमोनिया के अंदर कौन बनेगा? नाइट्रोजन। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 5। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 थे, हमने 3 हाइड्रोजन कंबाइन कर दिए और एक बचा है लोन पेयर। 3 सिग्मा और 1 लोन पेयर, 4 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन बना है sp3। पर जो शेप बन के आया अगर इसको छुपा दोगे तो ये बना है पिरामिडल, और पिरामिडल जो होता है वो प्लेनर नहीं होता। तो ये वाला जो एग्जाम्पल होगा दिस वन इज नॉन प्लेनर स्पीशीज। नेक्स्ट वन लेते हैं PCl5। PCl5 का सेंट्रल एटम बनेगा फॉस्फोरस। फॉस्फोरस के वैलेंस शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं 5। कितने क्लोरीन जुड़े हैं? 5। 5 को कैसे जोड़ा जाएगा? 1 2 3 4 5। ज्योमेट्री जो बनेगी उसको कैसे नाम दोगे आप? ज्योमेट्री बन के आएगी, एक तो ट्रायंगल है, एक पिरामिड ऊपर और एक पिरामिड नीचे, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। और पिरामिड आउट ऑफ प्लेन जाने की वजह से ये वाली ज्योमेट्री भी कैसी कहलाएगी? दिस वन इज ऑल्सो नॉन प्लेनर। ये भी नॉन प्लेनर स्पीशीज है। लास्ट एग्जाम्पल लिखा है ClF3। ClF3 का सेंट्रल एटम हो गया क्लोरीन। वैलेंस शेल में क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन होते हैं 7। कितने फ्लोरीन जोड़ने हैं? 3। इधर आया 1 2 3, बाकी 4 5 6 7। चेक करना भाई, जो शेप बन के आया है 3 तो जो है बॉन्ड पेयर है और 2 लोन पेयर है, दिस वन इज टी शेप। और अभी अभी हम समझ के आए हैं कि जो टी शेप होता है वो कैसा होता है? प्लेनर। तो ये तरीका है जिससे हम आइडेंटिफाई करके बता सकते हैं कि कौन प्लेनर और कौन नॉन प्लेनर। कौन कौन आते हैं प्लेन में? लीनियर, ट्राइगोनल प्लेनर, वी शेप, उसके बाद आता है स्क्वायर प्लेनर, उसके अलावा आता है पेंटागोनल प्लेनर और एक और आता है टी शेप। तो ये कुछ नाम थे, लीनियर, वी शेप, टी शेप, ट्राइगोनल प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर और पेंटागोनल प्लेनर। इसके अलावा जो भी स्ट्रक्चर बनते हैं वो सब कैसे हो जाते हैं? नॉन प्लेनर। तो ये प्लेनर और नॉन प्लेनर को पहचानने का तरीका इस क्वेश्चन में आया। पोलर और नॉन पोलर पहचानने हैं तो उसके लिए आपको काम में लेना होता है डाइपोल मोमेंट, और प्लेनर और नॉन प्लेनर है तो इसके लिए ये तरीका स्ट्रक्चर देख के उसका आंसर इंडिकेट करना होता है।